राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आज हम इस वीडियो को माध्यम बनाकर सूरवीरों के सूरवीर, अडिग, दृढ़ निश्चयी वीर, मेवाड़ के मुकुट महाराणा प्रताप के शौर्य की अद्भुत गाथा आपको सुनाने जा रहे हैं। इनका जन्म ऐसे समय में हुआ जब दिल्ली की सत्ता पर मुगल साम्राज्य का परचम बुलंदी से लहरा रहा था और शाहदत्त के उस सिंहासन पर अकबर की हुकूमत थी। अकबर विस्तार निधि का भूखा बादशाह था। शुरुआत से ही अकबर ने आसपास के राज्यों को मुगलिया ध्वज तले समर्पण करने को मजबूर कर दिया था। पूर्व को जीतने के बाद अकबर ने अपने पश्चिम अभियान में राजपूतों की रियासत को अपना निशाना बनाया। इसी के तहत राजपूताने में सबसे पहले आमेर रियासत ने अपनी पगड़ी उतारकर अकबर को सौंप दी। शुरुआत में तो राजपूताने की इस रियासतों ने इसका विरोध किया, पर बाद में इन रियासतों ने भी अकबर की शक्ति के भय से अपने घुटने टेक दिए। जब राजपूताने की बड़ी बड़ी रियासतें उस अकबर के आगे अपने स्वाभिमान को दांव पर लगा रहे थे, वहीं मेवाड़ अपनी चमक बिखेरता चट्टान की भांति अकबर के सामने राजपूताने की मर्यादा को कायम रखने के लिए बेखौफ खड़ा था। इस समय मेवाड़ पर राणा उदय सिंह का शासन था। उन्होंने अपने पूर्वजों के नक्शे कदम पर चलते हुए किसी भी मुस्लिम विदेशी आक्रमणकारियों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अकबर को पत्र लिखा, हमारे राजा तो एक लिंग जी हैं, हम तो मात्र उन्हीं के सेवक हैं। लेकिन अकबर ने राणा उदय सिंह पर भारी दबाव बनाना शुरू कर दिया। आसपास की रियासतों के राजाओं को उदय सिंह के पास संधि प्रस्ताव के लिए दूत बनाकर भेजा गया। ऐसी ही परिस्थितियों से गुजर रहा था मेवाड़। तभी बादलों की भयंकर गर्जना के बीच उदय सिंह की महारानी जयवंता बाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। मजबूत बदन, बड़ी बड़ी आंखें, मुस्कान बिखेरता देव समान, वह शायद मुगलों को सबक सिखाने के लिए ही धरती पर आया था। तभी महल की सेवकाएं राणा उदय सिंह को जाकर संदेश सुनाती हैं कि हुक्म शेरनी ने शेर को जन्म दिया है। राणा इस खबर को पाकर बहुत ही रोमांचित हो उठे। वे कभी राणा कुंभा के बनवाए हुए विजय स्तंभ को देखते तो कभी बप्पा रावल की तलवार को प्रणाम करते। सारा दरबार खुशियों से चहक उठा। तभी दरबारी राणा जी से प्रश्न करते हैं, हुक्म, कुंवर का नाम क्या होगा? राणा गंभीर स्वर में बोले, जिस प्रकार सूरज अपनी चमक से संपूर्ण पृथ्वी को रोशन करता है, उसी प्रकार मेरा ये पुत्र अपने शौर्य के प्रताप से मेवाड़ को रोशन करेगा। अतः इसका नाम महाराणा कुंवर प्रताप सिंह सिसोदिया रखा जाएगा। माता जयवंता बाई भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। उन्होंने संपूर्ण गीता का ज्ञान बचपन में ही कुंवर प्रताप को दे डाला। अपने पूर्वजों की गाथा की कहानी महारानी जयवंता बाई ने अपने बेटे कुंवर प्रताप को किस्सों के माध्यम से नित्य सुनाती। किस प्रकार राणा सांगा ने अपनी तलवार की धार से दिल्ली की बादशाहत को रक्त से सरोवर कर दिया था। किस प्रकार उनके परदादा बप्पा रावल संग्राम सिंह का शौर्य जब अरब की धरती पर गरजा, तब आने वाले सैकड़ों सालों तक कोई भी विदेशी भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सिसोदिया वंश के इस शौर्य की गाथाएं सुनकर प्रताप न जाने कब इतने बड़े हो गए कि किसी को पता न चला और उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेज दिया गया। जहां वे सुबह गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने जाते तो दोपहर को भीलों की बस्तियों में चले जाते। शाम होते ही वे लोहारों के गांव में चले जाते। उनको हथियार बनाने की कला सीखने में बड़ा ही आनंद आता था। इस प्रकार बचपन से ही प्रताप सभी के चहेते बन गए। भीलों ने उन्हें नया नाम दिया कीका, तो लोहारों ने
उन्हें अपना भावी राजा घोषित कर दिया। कुंवर बचपन से ही वीर, स्वाभिमानी और हठी स्वभाव के थे। वे सामान्य बच्चों से कई गुना मजबूत, लंबे चौड़े थे। उन्होंने छोटी सी ही उम्र में अफगानियों से लोहा लेना शुरू कर दिया था। मेवाड़ से गुजरने वाली मुगल सेनाओं पर वे गुलेल से हमला कर देते थे। कुंवर प्रताप के शौर्य को देखकर सबको लगने लगा था कि बड़े होने पर वे महापराक्रमी योद्धा बनेंगे और प्रताप ही भावी राजा होंगे। राणा उदय सिंह की कई रानियां थीं, उनमें से उनकी कई संतानें भी थीं। उदय सिंह की रानियों में प्रिय रानी थी धीरवाइसा। उसकी बात को राणा प्रेमवश टाल नहीं सकते थे। इन्हीं के प्रेम में वशीभूत होकर राणा उदय सिंह ने उनके पुत्र जगमाल को भावी राजा घोषित कर दिया। शास्त्रों के अनुसार कहें या उस समय की प्रथा कहें, राजा का बड़ा बेटा ही राज्य का उत्तराधिकारी होता था। पर सागर जैसे विशाल हृदय वाले कुंवर प्रताप ने छोटे भाई जगमाल को भावी राणा स्वीकार कर लिया। लेकिन राज्य के सभी सामंत, सरदारों व प्रजा सहित उदय सिंह की इस फैसले का विरोध किया। वे तो कुंवर प्रताप को ही अपना राणा मानते थे। समय के साथ राणा उदय सिंह का स्वास्थ्य शिथिल पड़ने लगा। सन 1572 में राणा जी का निधन हो गया। उनके अंतिम संस्कार में कुंवर प्रताप सहित मेवाड़ के सभी व्यक्ति आए, लेकिन कुंवर जगमाल महल में अपना राज्याभिषेक करा रहा था। ऐसी संकट की घड़ी में भी जगमाल ने राज्य के सभी नियम ताक पर रखकर राज्याभिषेक करा लिया। तब सभी सरदारों ने गोगोंदा नदी की पहाड़ियों पर अपने रक्त से कुंवर प्रताप को अपना राजा मानकर उनका राज्याभिषेक कर दिया। सरदार चूड़ावत ने प्रताप की कमर में तलवार बांधते हुए ललकार लगाई, मेवाड़ मुकुट केसरी कुंवर प्रताप सिंह आज से मेवाड़ के राणा हैं। यहीं से राणा प्रताप अपने सभी दरबारी सरदारों के साथ कुंभलगढ़ की ओर कूच करते हैं। जैसे ही जगमाल को खबर मिलती है, वह राजगद्दी छोड़कर अकबर की शरण में चला जाता है। इसके बाद सन 1573 को राणा प्रताप का कुंभलगढ़ की सभा में विधि पूर्वक राज्याभिषेक कर दिया गया, जिन्हें बाद में मेवाड़ का मुकुट हिंदजा सूरज के नाम से नवाजा गया। प्रताप एक ही तलवार के बार से घोड़े सहित दुश्मन को काट डालते थे। वे परम स्वाभिमानी से भक्त थे, जिनके नाम से ही दिल्ली की बादशाहत कांपती थी। उन्होंने जंगल में रहना स्वीकार कर लिया, पर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। जब वो अपने भाले, तलवार और भारी कवच से सुशोभित होकर युद्ध भूमि में कदम रखते थे, तो दुश्मन देखते ही अपना रास्ता पलट देता था। हल्दी घाटी के युद्ध में विशाल मुगल सेना को जबरदस्त टक्कर दी। अपनी छापामार युद्ध नीति के द्वारा मेवाड़ को पुनः आजाद करा लिया। मुगलों के 36 किलों को जीतकर 40,000 मुगल सैनिकों को आत्मसमर्पण करने को मजबूर कर दिया। जिनके भाले की नोक से शत्रु का रक्त कभी सूखा नहीं, जिनकी तलवार ने कभी पराजय का स्वाद चखा नहीं, यह गाथा है उस महाराणा की, जिसकी गाथा सुनकर हर भारतीय, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, नतमस्तक हो जाता है। ये गाथा है रुद्र रूपधारी एक लिंग के अवतारी की। 1572 में जब उन्होंने मेवाड़ की गद्दी संभाली, इस समय मेवाड़ की हालत काफी खस्ता थी। पिता उदय सिंह के समय से ही युद्ध में मेवाड़ पूरी तरह ध्वस्त हो जाने के कारण उसकी अर्थव्यवस्था डमाडोल हो गई थी। राजकोष खाली था। चित्तौड़ सहित मेवाड़ के बड़े बड़े भागों पर मुगलों का अधिकार हो चुका था। शेष बचे हुए मेवाड़ के इलाके पर भी
अकबर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। महाराणा प्रताप ने राणा बनते ही अपने सभी सरदारों के साथ बैठक की और उनसे कहा, रघुकुल मान सदैव ऊंचा रहेगा। मेवाड़ की छाती पर लहराता ये मुगल ध्वज मेरा कलेजा चीर रहा है। बहुत जल्दी हवाओं का रुख बदलेगा। मेवाड़ पर केसरिया ध्वज उसी शान के साथ लहराएगा। आज मैं शपथ लेता हूँ, जब तक मेवाड़ को पूर्ण स्वतंत्र नहीं करा लेता तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। राजमहल में नहीं रहूंगा, पलंग पर नहीं सोऊंगा, सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करूंगा। मेरे वीरों, स्वाभिमान की ललकार के साथ हमारा मुकाबला भारी फौजों से होगा। क्या सब तैयार हैं? सभी सरदार प्रतिघात के स्वरों में अपनी तलवारें लहराते हैं। पूरा दरबार महाराणा प्रताप की जय जयकार के साथ गूंजने लगता है। जय महाराणा, जय महाराणा। इस प्रकार सभी को संगठित किया। उन्होंने मेवाड़ के भीलों के गांव का दौरा किया। भील योद्धाओं को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। लोहारों को हथियार के जखीरे बनाने का कार्य सौंपा। सरदारों को प्राचीन कलाओं का अभ्यास कराया जाने लगा। महाराणा द्वारा सेना संगठित होने के समाचार दिल्ली अकबर के दरबार में पहुंचने लगे। अकबर ने राणा को रोकने की पूरी तैयारी शुरू की और फिर अकबर राणा के पास अपने दूतों को भेजता है, लेकिन सभी विफल रहे। उस देशभक्त के आगे जब अकबर ने अपने सबसे चतुर दरबारी जलाल खां कोरची को महाराणा प्रताप के पास मेवाड़ भेजा। जैसे ही कोरची अकबर का पैगाम सुनाता है, तत्काल ही उसे दिल्ली जाने की कह राणा वहां से निकल जाते हैं। शेर मर जाएगा पर झुकेगा नहीं। इसके बाद अकबर ने आमेर के राजा मानसिंह को महाराणा प्रताप के पास भेजा। इस समय महाराणा प्रताप उदयपुर में थे। मानसिंह सीधा उदयपुर जाता है। महाराणा प्रताप उसका एक अतिथि की भांति स्वागत करते हैं। महाराणा उदय सागर झील के किनारे मानसिंह का स्वागत करने आते हैं। इसी झील के सामने वाले टीले पर आमेर नरेश के भोजन की व्यवस्था की गई। भोजन तैयार हो जाने पर मान सिंह को भोजन का निमंत्रण भेजा गया। महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र कुंवर अमर सिंह को मान सिंह की सेवा में नियुक्त किया, पर प्रताप खुद वहां उसके साथ भोजन करने उपस्थित नहीं हुए। जब मानसिंह ने पूछा तो अमर सिंह ने बताया, राणा जी का स्वास्थ्य सही नहीं है, अतः वे नहीं आ सकते। आप भोजन कर विश्राम करें। मानसिंह भौएं तानते हुए बोला, राणा जी से कहो, उनके बीमार होने का कारण मैं समझ चुका हूँ। मानसिंह ने बिना राणा के भोजन करना अस्वीकार कर दिया। तब महाराणा प्रताप ने उन्हें संदेश भिजवाया कि जिस राजपूत के संबंध एक तुर्क से हों, उसके साथ कौन राजपूत भोजन करना पसंद करेगा। मानसिंह के पास इसका कोई जवाब नहीं था। मानसिंह भोजन का तिरस्कार कर चावल के जो कण उसने अन्य देवताओं को अर्पण किए थे, उसे अपनी पगड़ी में रख वहां से चला गया। घोड़े पर बैठकर वह राणा प्रताप से बोला, दिल्ली की बादशाहत को अस्वीकार करना मौत को दावत देना है। यदि आपकी इच्छा इसी प्रकार दुखों में जीवन व्यतीत करने की है तो ठीक है। एक दिन मैं तुम्हारा अभिमान चूर चूर कर दूंगा। हमारी अगली मुलाकात युद्ध भूमि में होगी। तब राणा ने उत्तर दिया, उस समय की मैं प्रतीक्षा करूंगा। इसी प्रकार अकबर ने कई दूत भेजे, लेकिन महाराणा ने उस मुगल की अधीनता स्वीकार नहीं की। तब 1576 में अकबर अपने सभी सेनापतियों के साथ अजमेर आ धमका। यहाँ आकर अकबर ने मानसिंह को 1 लाख की विशाल सेना का सेनापति नियुक्त किया। 3 अप्रैल 1576 को मानसिंह विशाल सेना को साथ लेकर मेवाड़ विजय करने के लिए चल पड़ा। 2 महीने चलने के बाद मानसिंह सेना सहित खमनौर गांव में पहुंचा।
महाराणा प्रताप के भील सिपाहियों ने राणा को संदेश भिजवाया। हुक्म, मुगल असंख्य सेना को लेकर मेवाड़ की तरफ बढ़ रहा है। महाराणा प्रताप को इस दिन का न जाने कितने समय से इंतजार था। इधर मानसिंह मौलेना गांव में अपना डेरा डाल देता है। दूसरी ओर महाराणा ने अपनी 20,000 की सेना के साथ लोसिंग गांव में अपना पड़ाव डाला। विशाल मुगल सेना में राजपूत और मुगल दोनों थे, जबकि महाराणा प्रताप की सेना में राजपूत, भील, पठान, लोहार आदि गांवों के लोग थे। 18 जून 1576 को संसार के अनूठे युद्ध का आगाज हुआ। ये वो समय था जब आकाश में घनघोर बादल थे, मंद मंद हवाएं चल रही थी, आकाश में बिजली चमक रही थी। इसी बीच मुगल सेना आगे बढ़ रही थी। तभी महाराणा प्रताप ने अपना हरावल दस्ते को शस्त्र पर प्रहार करने के लिए आगे भेजा। हुक्म की हरावल सेना ने आगे बढ़ रही विशाल मुगल सेना के 3 हरावल दस्ते को पूरी तरह से मार डाला। इस घनघोर हमले से घबराकर मुगल सेना लूटकरण के नेतृत्व में भेड़ बकरी के झुंड की भांति भाग निकली। अब मेवाड़ और मुगल सेना आमने सामने आ चुकी थी। भील, विराट, मेवाड़, मुकुट, हिंदुजा, सूरज, महाराणा प्रताप ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया। राणा श्री के प्रवेश करते ही मुगल सेना में दहशत छा गई। महाराणा जिधर भी जाते वहीं शस्त्रों की लाशों के ढेर लग जाते। मुगलों ने पहली बार महाराणा प्रताप को प्रत्यक्ष देखा था। इससे पहले वे केवल नाम से ही परिचित थे। बदायूनी ने अपनी किताब में लिखा है कि वे बहुत लंबे, मजबूत और ताकतवर थे। प्रताप हाथ में तलवार लेकर जब चलते थे तो ऐसा लगता था जैसे आधी सेना को अकेले ही नष्ट कर देंगे। उनके चेहरे पर सदैव गुस्सा की लकीरें चमकती थी। युद्ध भूमि में प्रवेश करते ही किसी मुगल सैनिक ने उन्हें छेड़ने की कभी भी हिम्मत नहीं की। उस युद्ध भूमि में महाराणा प्रताप की सेना ने 3 घंटों में ही लाशों से जमीन पाट दी। घबराई मुगल सेना अरावली की पहाड़ियों की ओर भागने लगी। यह देख सेनापति मेहतर खां जोर जोर से चिल्लाने लगा। बादशाह सलामत खुद विशाल सेना लेकर युद्ध भूमि में आ रहे हैं। यह सुनते ही भागती मुगल सेना सोच में पड़ गई। भागे तो अकबर नहीं छोड़ेगा और लौटे तो राणा मार डालेगा। महाराणा अब मान सिंह को युद्ध भूमि में ढूंढने लगते हैं, क्योंकि उन्हें मान सिंह के वे शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे कि अगली मुलाकात युद्ध भूमि में होगी। तभी उन्हें मान सिंह हाथी पर बैठा दिखाई दिया। राणा प्रताप ने बड़े ही वेग के साथ चेतक के दोनों पैरों को मान सिंह के हाथी के मस्तक पर टेक दिया और भाले से करारा प्रहार किया। मान सिंह के हाथी पर लगे लोहे के हौज में छिप गया। राणा के भाले के करारे वार से महावत धराशायी हो गया। मान सिंह की हाथी की सूंड में एक तलवार लटकी थी, जिससे चेतक का अगला पैर बुरी तरह कट गया था और महाराणा प्रताप के असंख्य घाव थे। पूरा शरीर खून से लथपथ हो चुका था। तभी शाहदरी रियासत के झाला ने कहा, हुक्म, चेतक और आपको इलाज की जरूरत है। आप तत्काल वैद्य जी के पास जाएं। महाराणा अपने चेतक को पुत्र की भांति प्यार करते थे। उन्होंने झाला मेवा को मेवाड़ का राज छत्र दिया और बोले, सेना को पूरा नेतृत्व देना और चेतक को पूरी तरह पहाड़ियों की तरफ मोड़ दिया। जहां भीलों ने पूरी तरह पहाड़ियों पर युद्ध का मोर्चा संभाल लिया। मुगलों को आज नई टक्कर मिली। इधर महाराणा प्रताप चेतक पर सवार होकर पर्वतों की ओर निकल पड़े। तब चेतक ने 26 फीटी ऊंची खाई को कूदकर पार कर लिया और बलीचा गांव में घायल चेतक बेहोश होकर सदा सदा के लिए सो गया। तभी पीछे प्रताप का छोटा भाई शक्ति सिंह, जो मुगल सेना की तरफ से युद्ध कर रहा था, महाराणा प्रताप का पीछा करते वहां पहुंचा। महाराणा
बेहोश चेतक को सहला रहे थे, तभी उनकी नजर शक्ति सिंह पर पड़ती है। वे शक्ति सिंह से बोले, मेरा सीना खुला है, मार दे भला। तभी शक्ति सिंह फूट फूट कर रोने लगते हैं और भाई के पैरों में गिड़गिड़ाने लगते हैं। इधर हल्दी घाटी के मैदान में राणा की अनुपस्थिति में घमासान युद्ध चल रहा था। घाटी के दर्रों में राणा, पूंजा, भील और राजपूत सरदार मुगलों को भीषण टक्कर दे रहे थे। अंत में मान सिंह ने मुगलों को घाटी के दर्रे में युद्ध न करने की सलाह देते हुए कहा, वापस अजमेर लौट जाने की सलाह दी। अकबर की विशाल सेना का गर्व चंद मेवाड़ी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। मानसिंह और आसम खां जब अकबर के सामने उपस्थित हुए तब क्रोधित अकबर ने 3 महीने तक उनके दरबार में न आने पर पाबंदी लगा दी। उनकी संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया और उनका वेतन रोककर उन्हें सभी राज्य सुविधाओं से वंचित कर दिया। हल्दी घाटी के भयानक युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अपनी सेना को लेकर कुंभलगढ़ आ गए। इस विनाशकारी युद्ध का पासा पूरी तरह महाराणा के पक्ष में था, पर उनका खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका था। हल्दी घाटी युद्ध के 4 महीने बाद ही अकबर ने 1577 में एक बार फिर शाहबाज खान के नेतृत्व में भारी सेना कुंभलगढ़ पर युद्ध करने के लिए भेजी। हल्दी घाटी जैसे विशाल युद्ध के बाद एक नया युद्ध मेवाड़ की क्षीण अर्थव्यवस्था पर भारी था। अतः महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ किले को त्याग दिया। तब कुंभलगढ़ पर शहबाज खान का अधिकार हो गया। कुछ महीनों के बाद राणा प्रताप ने फिर से सेना तैयार की और शहबाज खान को युद्ध में हराकर कुंभलगढ़ को फिर से जीत लिया। कुंभलगढ़ जीतने के बाद महाराणा प्रताप ने आगे की नीति बनाने के लिए अपने सभी सरदारों को एकत्रित किया। तब सरदारों ने कहा, हमें सिंधु की तरफ निकलना चाहिए, वहां से हम धन का प्रबंध करके एक विशाल सेना का निर्माण करेंगे और सीधा अकबर पर आक्रमण करेंगे। इसी उद्देश्य से महाराणा प्रताप अपभान सोनकरा को कुंभलगढ़ का किलेदार नियुक्त करके गुजरात की तरफ प्रस्थान कर गए। इसी रास्ते में महाराणा प्रताप ने शहबाज खान को 2 बार परास्त करके वापस लौटने को मजबूर कर दिया। गुजरात पहुंचने के बाद महाराणा प्रताप ने चोलिया गांव में अपना डेरा डाला, जहां पर परम दानवीर भामा शाह ने महाराणा प्रताप के लिए अपना समस्त खजाना खोल दिया। उन्होंने महाराणा प्रताप को 25 लाख की सहायता दी। इतना धन पाते ही राणा फिर से सशक्त सेना की तैयारी में जुट गए। यहीं से महाराणा के जीवन में उनका संघर्ष का एक नया मोड़ लेता है। महाराणा प्रताप ने अब सिंध जाने का विचार त्याग कर मेवाड़ जाने की तैयारी की और फिर सन 1582 में दिवेर के दर्रों में वे मुगलों पर आंधी की भांति टूट पड़े। महाराणा रुद्र रूप धारण कर चुके थे। उन्होंने अपने सामंतों को आदेश दिया, किले को चारों तरफ से घेर लो, कोई भी बच के न निकल पाए। तभी महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने अकबर के चाचा सुल्तान खान पर भाला से प्रहार किया और सुल्तान खान के घोड़े सहित भाला आर पार निकल गया, वह वहीं मर गया। यहाँ 26,000 मुगलों ने महाराणा प्रताप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। महाराणा प्रताप ने दिवेर के किले पर केसरिया ध्वज फहरा दिया। मुगलों की दिवेर हार से बौखलाए अकबर ने 1584 में महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए जगन्नाथ कछवा को भेजा। राणा प्रताप ने उसे युद्ध में बुरी तरह परास्त किया। वह महाराणा प्रताप के पैरों पर गिर पड़ा। उसने प्रताप को भारी मात्रा में हर्जाना दिया। इसके बाद महाराणा प्रताप ने कमल मीर के किले को जीत लिया, जहां अमर सिंह ने कमल मीर मुगल अब्दुल्ला के कई टुकड़े टुकड़े कर दिए। इन्हीं लगातार जीतों के बाद 1585 में महाराणा प्रताप ने चामंड को जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद उन्होंने मुगलों के एक एक कर 32 किलों को जीतकर अकबर की
आंखों से नींद छीन ली। मानसिंह से प्रताप देशद्रोह का बदला लेने के लिए महाराणा ने अपनी सेना लेकर आमेर के मालपुरा पर हमला कर दिया, जहां से उन्होंने मानसिंह की बेशुमार दौलत को अपने कब्जे में ले लिया। अकबर ने स्वीकार कर लिया था कि मेवाड़ के इस शेर को कोई भी बंदी नहीं बना सकता। उसने महाराणा को अब न छेड़ने में ही अपनी भलाई समझी। इस समय प्रताप ने ऐसा व्यापार किया कि मेवाड़ की अर्थव्यवस्था को 4 चांद लग गए और धीरे धीरे मेवाड़ की खोई चमक पुनः वापस लौटने लगी। 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु में राणा प्रताप शेर के शिकार पर निकले थे, जहां धनुष की प्रत्यंचा खींचते समय प्रत्यंचा के चोट के प्रहार से वे देवलोक को सिधार गए। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की देशभक्ति व अमर स्वाभिमान के कारण हर भारतीय के मन में उनके लिए आज भी अपार सम्मान है।